हेलो बच्चों, मैं हूं आपका कुमार सर और आप देख रहे हैं सोशल बाई कुमार, वो एक्सक्लूसिव यूट्यूब चैनल जो बोर्ड्स में टॉप रिजल्ट्स लाता है। यहाँ हम स्मार्ट पढ़ते हैं, स्मार्ट सोचते हैं और बोर्ड्स में टॉप करते हैं आपके अपने बोर्ड एक्सपर्ट कुमार सर के साथ। और स्पेशली क्लास 10th के चैंपियंस के लिए कुमार सर ब्रिंग्स टॉप वीआईपी एमसीक्यूज सुपर 30 सीरीज, जो ऑफलाइन स्कूल्स में ऑलरेडी बहुत फेमस है, अब यूट्यूब पर भी खास आपके लिए बच्चों। क्लास 10th हिस्ट्री में चैप्टर 1 द राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, जिसमें आप देखेंगे क्विक वीआईपी एमसीक्यूज विथ पावर डिस्कशन ऑफ द करेक्ट ऑप्शंस, ताकि रिवीजन हो सुपर फास्ट और कॉन्फिडेंस हो राइट फ्रॉम द बेस रॉक सॉलिड, क्योंकि फाइनल बोर्ड मंथ्स में टाइम लिमिटेड और सिलेबस हैवी होता है। बच्चों, आपके टाइम और क्लैरिटी दोनों का पूरा ख्याल रखा जाएगा, ये आपके कुमार सर का प्रॉमिस है। लेकिन पहले स्क्रीन पर जो सब्सक्राइब बटन चमक रहा है ना, उसे एक स्ट्रॉन्ग क्लिक कर दें। लाइक करना तो बनता है और बेल आइकन प्रेस करना नहीं भूलना है बच्चों, ताकि हर वीआईपी रिवीजन सबसे पहले आप तक पहुंचे। और बच्चों, वीडियो को शेयर करना अपने दोस्तों, क्लासमेट्स और कजिन्स के साथ, क्योंकि ज्ञान तभी काम का होता है जब सब तक पहुंचे। और अपने वैल्यूबल कमेंट्स, वीडियो पे हाइप और थैंक्स बटन को क्लिक करना नहीं भूलना है। ये आपके कुमार सर को सुपर मोटिवेशन देता है बच्चों। चलिए शुरू करते हैं क्लास 10th वीआईपी एमसीक्यू सुपर 30 सीरीज, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप बाय योर ट्रूली ओन कुमार सर। क्योंकि ये सीरीज सिर्फ बोर्ड्स के लिए नहीं बच्चों, ये है कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और फुल मार्क्स के लिए। पढ़ो वीआईपी स्टाइल, स्कोर करो बोर्ड स्टाइल। अगर आप ये एमसीक्यूज क्लियर कर लेते हो ना, तो राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप का बेस बिल्कुल स्ट्रांग हो जाता है। क्योंकि बोर्ड्स में इस चैप्टर के सारे एमसीक्यूज इन्हीं टॉपिक्स में से आते हैं बच्चों। तो बच्चों, तैयार हो जाओ। स्क्रीन पर आ रहा है द वेरी फर्स्ट टॉपिक, राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप चैप्टर का। आर यू रेडी? यस सर, वी आर रेडी। ये तो बच्चों, द फर्स्ट टॉपिक इज द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड द आइडिया ऑफ द नेशन आपके स्क्रीन पर, जिसमें से शुरू होता है हमारा पहला एमसीक्यू। Which change introduced after 1789 most directly helped in creating a collective national identity in France? 1789 के बाद कौन सा चेंज सबसे डायरेक्टली फ्रांस में कलेक्टिव नेशनल आइडेंटिटी बनाने में मददगार रहा? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा सा क्रिटिकल है, ध्यान से समझना है। ऑप्शंस आपके सामने, कौन बताना चाहेगा? सर मैं बताऊं? जरूर बेटा। सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, यूनिफॉर्म सिस्टम ऑफ लॉज। करेक्ट बेटा। बच्चों, यूनिफॉर्म लॉज का मतलब था पूरे फ्रांस में सेम रूल्स फॉर एवरीवन। इससे पहले हर रीजन के अलग लॉज थे जो यूनिटी को तोड़ते थे। लीगल इक्वालिटी ने लोगों को एक नेशन के सिटीजन्स के रूप में जोड़ दिया था। इसी वजह से सीबीएसई इसे नेशनलिज्म का कंक्रीट स्टेप मानता है। ओके सर, अब चलते हैं एमसीक्यू 2 पर। द टर्म ला पैट्री इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द फ्रेंच रेवोल्यूशन रेफर्ड टू। फ्रेंच रेवोल्यूशन के दौरान इंट्रोड्यूस किया गया टर्म ला पैट्री किस चीज को रेफर करता था? ऑप्शंस आपके सामने है बच्चों, कोई बताना चाहेगा? हाँ सर, बताओ बेटा। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, कम्युनिटी ऑफ इक्वल सिटीजन्स। बिल्कुल सही बच्चों। ला पैट्री का मतलब था लोग, ना कि किंग। सब्जेक्ट्स अब सिटीजन्स बने जिनके पास राइट्स और ड्यूटीज दोनों थे। यही आइडिया यूरोप भर के नेशनलिस्ट मूवमेंट्स का बेस बना। सीबीएसई आइडियोलॉजी बेस्ड क्वेश्चंस में इस टर्म को हमेशा यूज करता है। सर मेरा एक सवाल है। हाँ बेटा। सर ये आइडिया डेंजरस क्यों था किंग्स के लिए?
क्योंकि बेटा पावर उनके हाथों से लोगों के पास जो जा रही थी। ओह गॉट इट सर, थैंक यू। ओके बेटा, तो चले एमसीक्यू 3 पर। हाँ सर, जरूर। एमसीक्यू 3 में बच्चों, विच सिंबल represented the abolition of bondage in revolutionary France। रेवोल्यूशनरी फ्रांस में बॉन्डेज मतलब कि गुलामी का एबॉलिशन को कौन सा सिंबल रिप्रेजेंट करता था? ऑप्शंस आपके सामने। सर इसका आंसर मैं बता दूं? जरूर बेटा। सर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, ब्रोकन चेन। बिल्कुल सही बेटा। ब्रोकन चेन स्लेवरी और ऑपरेशन के एंड को शो करता था। ये सिंबल बताता था कि लोग अब फ्री सिटीजन्स हैं, सब्जेक्ट्स नहीं। रेवोल्यूशन ने सिंबल्स के थ्रू आइडियाज को मास तक पहुंचाया, बहुत लोगों तक पहुंचाया। सीबीएसई सिंबल से मीनिंग निकालने वाले एमसीक्यूज को अक्सर पूछता है बच्चों, सर सिंबल याद रखना जरूरी है? हाँ बच्चों, बोर्ड्स के लिए तो 100%। गॉट इट सर। अब अगला टॉपिक शुरू होता है बच्चों, द मेकिंग ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। अब एमसीक्यूज हम इसमें से देखेंगे। एक एमसीक्यू लिया है मैंने, एमसीक्यू 4 आपके स्क्रीन पर। व्हाई डिड नेशनलिज्म पोज अ थ्रेट टू डायनेस्टिक एम्पायर्स ऑफ यूरोप? यूरोप के डायनेस्टिक एम्पायर्स के लिए नेशनलिज्म एक थ्रेट क्यों बन गया? ऑप्शंस देखो बच्चों ध्यान से और जवाब दिया जाए। सर इसका आंसर मैं बता दूं? जरूर बेटा। सर इसका आंसर है ऑप्शन डी, इट लेड टू द डिसइंटीग्रेशन ऑफ एम्पायर्स। बहुत बढ़िया। क्या इसे समझाना भी चाहोगे? हाँ सर। ऑस्ट्रिया हंगरी जैसे एम्पायर्स मल्टीनेशनल थे। नेशनलिज्म का मतलब होता था हर नेशनैलिटी का अपना नेशन स्टेट। इससे एम्पायर टूटने का खतरा था। इसीलिए रूलर्स ने नेशनलिज्म को सप्रेस करना ही उचित समझा। करेक्ट बेटा, बहुत बढ़िया समझाया आपने। सर इसीलिए नेशनलिज्म को डेंजरस माना गया है। बिल्कुल बच्चों, रूलर्स के लिए तो ये एक अलार्म था। ओके सर। अब हम चलते हैं टॉपिक 2.1, द अरिस्टोक्रेसी एंड द न्यू मिडिल क्लास। इसमें से भी एक एमसीक्यू मैंने लिया है बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर। विच फीचर ऑफ अरिस्टोक्रेसी लिमिटेड द ग्रोथ ऑफ नेशनलिज्म? अरिस्टोक्रेसी का कौन सा फीचर नेशनलिज्म के ग्रोथ को लिमिट करता था? ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पर। कौन बताएगा? सर मैं, जरूर। करेक्ट आंसर है सर ऑप्शन बी, ट्रांसनेशनल कल्चर। ओके, एक्सप्लेन भी करोगे? हाँ सर। सर एरिस्टोक्रेट्स फ्रेंच बोलते थे, सेम लाइफस्टाइल फॉलो करते थे, चाहे कंट्री कोई भी हो। उनकी लॉयल्टी नेशन से ज्यादा क्लास से थी, इसलिए नेशनलिज्म उनके इंटरेस्ट के खिलाफ था। मिडिल क्लास इस गैप को फिल करता था। बहुत बढ़िया बच्चे, बहुत अच्छा समझाया। सर एरिस्टोक्रेसी एंटी नेशनल थी क्या? बेटा उनके लिए क्लास पहले था और नेशन बाद में। इससे ये साबित नहीं होता कि वो एंटी नेशनल थे, लेकिन उनके लिए प्रायोरिटी थी क्लास को फॉलो करना ऑन द फर्स्ट नोट। ओके सर। चलो बच्चों, अब आगे चलते हैं टॉपिक 2.2। फाइन सर। टॉपिक 2.2 है, व्हाट डिड लिबरल नेशनलिज्म स्टैंड फॉर? और बेटा एमसीक्यू इसमें से दो लिए हैं मैंने। एमसीक्यू नंबर 6 आपके सामने स्क्रीन पर। विच ग्रुप वाज एक्सक्लूडेड फ्रॉम पॉलिटिकल राइट्स अंडर लिबरल नेशनलिज्म? लिबरल नेशनलिज्म के अंडर कौन सा ग्रुप पॉलिटिकल राइट से एक्सक्लूडेड था? ऑप्शंस देखिए, कोई बताएगा? हाँ सर मैं। बोलो बेटा। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, वुमेन। वेरी गुड। एक्सप्लेन भी करोगे? हाँ सर। सर लिबरलिज्म इक्वालिटी की बात करता था, लेकिन वोटिंग राइट्स हमेशा मेन को मिले। वुमेन को डेलिबरेटली पॉलिटिक्स से भी बाहर रखा गया। ये कॉन्ट्रडिक्शन लेटर रेवोल्यूशंस का रीजन बना। वेरी गुड। सर ये सिलेक्टिव डेमोक्रेसी थी क्या? एग्जैक्टली बेटा, और एग्जामिनर यही चाहता है कि आप एक्सप्लेन करो। एमसीक्यू 7 बच्चों, अब आपके सामने स्क्रीन पर। व्हाट डिड द ज़ोल्वेरिन एम टू अचीव? ज़ोल्वेरिन का मेन एम या ऑब्जेक्टिव क्या था? ऑप्शंस देखिए बच्चों। सर मैं बताऊं? जरूर बेटा। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इकोनॉमिक यूनिटी। वेरी गुड।
ज़ोल्वेरिन ने बच्चों कस्टम्स बैरियर्स हटा दिए थे, कॉमन मार्केट से ट्रेड इजी हुआ और नेशनलिज्म को बहुत बूस्ट मिला था। इकोनॉमिक यूनिटी ने पॉलिटिकल यूनिटी का बेस बनाया। जर्मनी यूनिफिकेशन में ये की रोल प्ले करता है बच्चों। ओके सर। सर इकोनॉमी पहले या पॉलिटिक्स? जर्मनी में तो बच्चों इकोनॉमी पहले। ओके सर। टॉपिक 2.3 अ न्यू कंजर्वेटिज्म आफ्टर 1815। एक एमसीक्यू लिया है बच्चों आपके सामने स्क्रीन पर। एमसीक्यू नंबर 8, which principle guided the Treaty of Vienna 1815? ट्रीटी ऑफ वियना 1815 कौन से प्रिंसिपल पर गाइड की गई थी? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सर मैं बताऊं? बिल्कुल। ऑप्शन पी, बैलेंस ऑफ पावर। बहुत बढ़िया बच्चों। ट्रीटी का एम था यूरोप में पावर को बैलेंस में रखना। फ्रांस को सराउंड किया गया था ताकि वो स्ट्रांग ना हो पाए, मतलब घेर लिया गया था कि वो स्ट्रांग ना हो पाए। नेशनलिज्म और डेमोक्रेसी को इग्नोर किया गया और मैटरनिक इसका मास्टरमाइंड था। सर नेशनलिज्म का क्या? उसे डेलिबरेटली साइडलाइन किया गया बच्चों। गॉट इट सर। टॉपिक 2.4 द रेवोल्यूशनरीज में एमसीक्यू नंबर 9 देखेंगे बच्चों। जिसेप्पे मैज़िनी बिलीव दैट नेशंस शुड बी। जिसेप्पे मैज़िनी के अकॉर्डिंग नेशंस को कैसा होना चाहिए? ऑप्शंस देख के जवाब दे बच्चों। सर मैं बताऊं? जरूर। सर ऑप्शन डी, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक्स। वेरी गुड। मैज़िनी मोनार्की के अगेंस्ट थे। उनका मानना था कि नेशन तब बनता है जब लोग वहां के नेशन को रूल करें। यंग इटली मूवमेंट की आइडियोलॉजी पे ये बेस्ड था। वेरी गुड। सर इसीलिए वो एग्जाइल में रहे? हाँ बच्चों, रूलर्स को वो डेंजरस लगते थे। ओके सर। टॉपिक 3 पे चलते हैं बच्चों। द एज ऑफ रेवोल्यूशंस 1830 to 1848। वेरी इंपॉर्टेंट। एमसीक्यू 10, विच रेवोल्यूशन लेड टू बेल्जियम्स इंडिपेंडेंस? कौन सी रेवोल्यूशन के रिजल्ट में बेल्जियम को इंडिपेंडेंस मिली? सर मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, 1830। वेरी गुड। एक्सप्लेन भी करोगे? यस सर। सर 1830 रेवोल्यूशन के बाद बेल्जियम नीदरलैंड से अलग हो गया। ये एक सक्सेसफुल नेशनलिस्ट रेवोल्यूशन था। इसने बाकी यूरोप को भी बहुत इंस्पायर किया। वेरी गुड। सर सब रेवोल्यूशन सक्सेसफुल थे क्या? नहीं बेटा, इसीलिए ही तो स्पेशल है। ओके सर। टॉपिक 3.1 पे चलते हैं बच्चों। रोमांटिक इमेजिनेशन एंड नेशनल फ्लैग। ओ सर ये तो इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा। एमसीक्यू 11 देखते हैं बच्चों। रोमांटिक नेशनलिज्म फोकस्ड मेनली ऑन। रोमांटिक नेशनलिज्म का मेन फोकस किस पर था? ऑप्शंस ध्यान से देखना है। हाँ सर मुझे आ गया। बताओ बेटा। सर ऑप्शन सी, कल्चरल हेरिटेज। ओके। रोमांटिक्स ने फोक सॉन्ग्स, स्टोरीज और लैंग्वेज को हाईलाइट किया। उनका एम था लोगों में इमोशनल अटैचमेंट को क्रिएट करना। कल्चर के थ्रू नेशन बिल्डिंग हुई। जर्मनी में ग्रीम ब्रदर्स इसके बेस्ट एग्जाम्पल्स हैं। ओके। सर कल्चर पॉलिटिक्स से ज्यादा पावरफुल था क्या? नेशनलिज्म में हमेशा बच्चों। ओके सर। टॉपिक 3.2 पे चलते हैं। एमसीक्यू 12 देखेंगे बच्चों। व्हाई 1840s आर कॉल्ड द हंग्री 40s? 1840s को हंग्री 40s क्यों कहा जाता है? ऑप्शंस आपके सामने है बच्चों। सर इसका आंसर मैं दे दूं? जरूर बेटा। सर इसका आंसर है ऑप्शन बी, फूड शॉर्टेजेस एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ओके। सर क्रॉप फेलियर और इंडस्ट्रियल स्लो डाउन में लोगों ने भूखा रहना देखा। फूड प्राइसेस बढ़ गए थे और जॉब्स बहुत कम हो गई थी। इकोनॉमिक क्राइसिस ने रेवोल्यूशंस को हमेशा की तरह यहाँ पे भी फ्यूल दिया। वेरी गुड। सर इकोनॉमिक रीजंस ज्यादा इंपॉर्टेंट थे। करेक्ट बेटा। रेवोल्यूशंस का इंजन हमेशा इकोनॉमी होती है, तो ये इंपॉर्टेंट होने ही थे। राइट सर। आगे बढ़ते हैं बच्चों। टॉपिक 3.3 1848 द रेवोल्यूशन ऑफ द लिबरल्स। एमसीक्यू 13 यहाँ पे देखेंगे। हु लेड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट का लीडरशिप किसने की? किसने इसको लीड किया?
सर मैं बताऊं? जरूर। सर ऑप्शन सी, मिडिल क्लास प्रोफेशनल्स। ओके। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट लॉयर्स, टीचर्स और बिजनेसमैन ने बनाई थी। उनका एम कॉन्स्टिट्यूशन और नेशन स्टेट बनाना था, लेकिन मिलिट्री सपोर्ट ना होने से फेल हो गई। फेलियर रीजंस सीबीएसई के लिए बड़े इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का काम करते हैं बच्चों। ओके सर। सर आइडियाज स्ट्रॉन्ग थे पर पावर नहीं ना? बिल्कुल बेटा, कैन बी कॉल्ड एज द परफेक्ट समरी। ओके सर। अब टॉपिक 4 देख लेते हैं बच्चों, द मेकिंग ऑफ जर्मनी एंड इटली। एमसीक्यू 14 और 15 देखेंगे यहाँ पर। एमसीक्यू 14, जर्मन यूनिफिकेशन वाज अचीव्ड मेनली थ्रू। जर्मन यूनिफिकेशन मेनली किस प्रोसेस के थ्रू अचीव हुआ था? सर आंसर मैं बताऊं? बिल्कुल। सर ऑप्शन सी, डिप्लोमेसी एंड वॉर। सर बिस्मक ने ब्लड एंड आयरन पॉलिसी फॉलो की। वॉर्स के थ्रू जर्मनी यूनाइट हुआ। लिबरल मूवमेंट्स उस वक्त फेल हो चुका था। करेक्ट। सर लिबरल्स का रोल क्या था? बेटा इन्होंने आइडिया दिया, बस पावर नहीं। समझ गए सर। एमसीक्यू 15 देखते हैं बच्चों, हु बिकेम द फर्स्ट एम्परर ऑफ द यूनिफाइड जर्मनी। कौन सबसे पहले एम्परर बने यूनिफाइड जर्मनी के? सर मैं बता दूं? बिल्कुल बेटा। सर ऑप्शन बी, काइजर विलियम वन। ओके। 1871 में वर्साई में विलियम वन को एम्परर डिक्लेयर किया गया। ये फ्रेंच डिफीट के बाद हुआ था और इसीलिए सिंबॉलिक मोमेंट बना जर्मन नेशनलिज्म का। वेरी गुड। बच्चों डेट्स प्लस प्लेसेस को हमेशा ध्यान देना है, क्योंकि एमसीक्यूज के ये फेवरेट टॉपिक्स होते हैं। ओके सर। अब टॉपिक 4.2 में चलते हैं बच्चों, इटली यूनिफाइड। ओके सर। एमसीक्यू 16, हु प्लेड द रोल ऑफ चीफ मिनिस्टर इन इटालियन यूनिफिकेशन। इटालियन यूनिफिकेशन में चीफ मिनिस्टर का रोल किसने प्ले किया था? सर मैं बताऊं? बिल्कुल। सर कैवोर। कैवोर डिप्लोमेसी का मास्टर थे। उन्होंने फ्रांस से अलायंस की ओर ऑस्ट्रिया को हराया और मैगजीनी आइडियाज लेकर के आए, गैरिबाल्डी सोल्जर्स। वेरी गुड बेटा। सर सबका रोल अलग था। पर एग्जाम में तो मिक्स होगा बच्चों, तो ध्यान देना है। ओके सर। एमसीक्यू 17 पर चलते हैं बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर। गैरिबाल्डीज रेड शर्ट्स वर मेनली। गैरिबाल्डीज के रेड शर्ट्स मेनली कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सर मैं बताऊं? बिल्कुल। सर करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, पेजेंट्स एंड वॉलंटियर्स। वेरी गुड। गैरिबाल्डी ने कॉमन लोगों को मोबिलाइज किया था। ये मास पार्टिसिपेशन का बेस्ट एग्जाम्पल है। इटली का साउथ इसी मूवमेंट से यूनिफाई हुआ था। और सर पीपल नेशनलिज्म की अगर बात की जाए तो ये एक क्लियर एग्जाम्पल है। यस, वेरी गुड। सर ये रियल मास मूवमेंट था? हाँ बेटा, इटली में तो सबसे ज्यादा। ओके। अब चलते हैं टॉपिक 4.3, द स्ट्रेंज केस ऑफ ब्रिटेन पर। ओके सर। एमसीक्यू 18 है बच्चों यहाँ पे, हु लेड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट को लीड किसने किया? ऑप्शंस को ध्यान से देख के आंसर कीजिए। सर इसका आंसर मैं बताऊं? जरूर। सर ऑप्शन सी, पार्लियामेंट्री एक्ट्स। ओके। ब्रिटेन में वॉलेंट रेवोल्यूशन नहीं हुआ। एक्ट्स ऑफ यूनियन के थ्रू इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स यूनाइट हो गए। आयरलैंड को फोर्स से कंट्रोल किया गया, इसीलिए इसे स्ट्रेंज केस कहा जाता है। वेरी गुड बेटा। सर मतलब पीसफुल यूनिफिकेशन? मोस्टली बेटा, एक्सेप्ट आयरलैंड। ओके। अब हम टॉपिक 5 पे चलते हैं, विजुअलाइजिंग द नेशन। ओके सर। एमसीक्यू 19 में देखेंगे बच्चों, जर्मेनिया सिंबलाइज्ड, वेरी इंपॉर्टेंट। जर्मेनिया किस चीज को सिंबलाइज करती थी? ऑप्शंस को पढ़िए और आंसर कीजिए। सर मैं बताऊं? बिल्कुल। ऑप्शन बी, फीमेल एलेगोरी ऑफ द नेशन। वेरी गुड। जर्मेनिया नेशन को एक फीमेल फिगर के रूप में दिखाती थी। सोर्ड और ओक लीव्स स्ट्रेंथ और यूनिटी दिखाते हैं। सिंबल इमोशंस को विजुअल फॉर्म देते हैं, इसलिए ऐसा उन्होंने किया। सर फीमेल फिगर क्यों? क्योंकि बच्चों नेशन को मैक्सिमम मदर के रूप में ही दिखाया जाता है। ओके सर, समझ गए सर। अब
टॉपिक 6 पे चलते हैं बच्चों, नेशनलिज्म एंड इंपीरियलिज्म, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम दिस चैप्टर। देखते हैं MCQ 20 आपके स्क्रीन पर। By the late 19th century, nationalism in Europe had transformed into। लेट 19th सेंचुरी तक यूरोप में नेशनलिज्म किस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो चुका था? सर मैं बता दूं, हाँ बेटा, सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी, इंपीरियलिज्म। वेरी गुड सर। स्ट्रॉन्ग नेशंस कॉलोनीज बनाना चाहते थे, नेशनल प्राइड अग्रेशन में बदल गई, अफ्रीका और एशिया में एक्सपेंशन हुआ, ये वर्ल्ड वॉर का इसीलिए बैकग्राउंड भी बनी। वेरी गुड सर। नेशनलिज्म नेगेटिव कब बना? जब सुप्रियोरिटी का सेंस आ गया था बच्चों, तब नेशनलिज्म को नेगेटिव बनना ही था। हाँ सर, तब तो फिर ऐसी ही इमेज बनेगी। करेक्ट। MCQ 21, which event showed the dangerous side of the aggressive nationalism? कौन सा इवेंट अग्रेसिव नेशनलिज्म का डेंजरस साइड दिखाता है बच्चों? सर मैं बताऊं, बिल्कुल सर, ऑप्शन सी, वर्ल्ड वॉर 1, एब्सोल्युटली करेक्ट बेटा। एक्सट्रीम नेशनलिज्म ने राइवलरीज क्रिएट की थी, मिलिट्रियलिज्म और अलायंसेस बने। 1914 में वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट हो गया, तब तो खास तौर से। करेक्ट। MCQ 22 पर चलते हैं। विच स्लोगन बेस्ट रिप्रेजेंट्स अग्रेसिव नेशनलिज्म? अग्रेसिव नेशनलिज्म को कौन सा स्लोगन सबसे अच्छा रिप्रेजेंट करता था? सर मैं बताऊं, बिल्कुल बेटा सर, ऑप्शन बी, ब्लड एंड आयरन। वेरी गुड सर। बिस्मार्क का स्लोगन पावर और वॉर को जस्टिफाई करता था, ये पीसफुल नेशनलिज्म से अलग था, स्टेट पावर को प्रायोरिटी दी गई थी। वेरी गुड। MCQ 23 देखते हैं बच्चों। ओके सर। Which region became the main target of the European imperialism? यूरोपियन इंपीरियलिज्म का मेन टारगेट रीजन कौन सा बना? सर मैं बताऊं, बिल्कुल सर, ऑप्शन सी, अफ्रीका। वेरी गुड। अफ्रीका में रिसोर्सेज और मार्केट्स दोनों थे, यूरोपियन पावर्स ने स्क्रैम्बल और अफ्रीका शुरू किया। इंपीरियलिज्म नेशनलिज्म का एक्सट्रीम फॉर्म तब बन गया। बहुत बढ़िया। MCQ 24 भी देखते हैं। ओके सर। विच आइडिया बेस्ट एक्सप्लेन्स द शिफ्ट फ्रॉम नेशनलिज्म टू इंपीरियलिज्म? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, नोटेड सर। नेशनलिज्म से इंपीरियलिज्म तक के शिफ्ट को कौन सा आइडिया बेस्ट वे में एक्सप्लेन करता है? सर मैं बताऊं, करेक्ट सर, ऑप्शन सी, रेशियल सुपीरियोरिटी। वेरी गुड। यूरोपियंस ने खुद को सुपीरियर मानना शुरू कर दिया था, इससे कोलोनाइजेशन जस्टिफाई किया जा रहा था और नेशनल प्राइड रेसिज्म में फिर बदल गया। करेक्ट सर, ये नेशनलिज्म का डार्क साइड हुआ ना फिर तो। एग्जैक्टली बेटा। MCQ 25 पर चलते हैं। विच ग्रुप फर्स्ट प्रमोटेड नेशनलिस्ट आइडियाज इन यूरोप? सबसे पहले यूरोप में नेशनलिस्ट आइडियाज को किस ग्रुप ने प्रमोट किया था? सर ये मैं बता दूं, बिल्कुल सर, ऑप्शन डी, एजुकेटेड मिडिल क्लास। करेक्ट बेटा। लॉयर्स, टीचर्स, बिजनेसमैन नेशनलिज्म के कैरियर्स थे, उन्हें कॉन्स्टिट्यूशंस और राइट्स चाहिए थे। पेजेंट्स बाद में ज्वाइन हुए। करेक्ट सर। मासेस बाद में क्यों? बेटा, अवेयरनेस पहले एलीट में आती है और फिर कॉमन पब्लिक में। हाँ करेक्ट सर। ओके, चलते हैं MCQ 26 पर। विच लैंग्वेज हेल्प्ड इन स्प्रेडिंग नेशनलिस्ट आइडियाज थ्रू लिटरेचर? लिटरेचर के थ्रू नेशनलिस्ट आइडियाज स्प्रेड करने में कौन सी लैंग्वेज ने सबसे ज्यादा मदद की? सर मैं बताऊं, करेक्ट ऑप्शन सी, वर्नाकुलर लैंग्वेजेस। वेरी गुड सर। लोकल लैंग्वेजेस ने कॉमन लोगों तक आइडियाज पहुंचाया, प्रिंट कल्चर ने नेशनलिज्म को पॉपुलर बनाया, एलीट लैंग्वेजेस तो हमेशा से लिमिटेड होती थी, इसीलिए वर्नाकुलर लैंग्वेजेस लैंग्वेज नेशनलिज्म का स्ट्रॉन्ग लिंक बनी। वेरी गुड बेटा, बहुत खूब। चलते हैं MCQ 27 पर। ओके सर। विच फैक्टर वीकेंड द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट? बेटा ये VIP MCQ है। हाँ सर। सर इसका आंसर मैं बता दूं, बिल्कुल सर, ऑप्शन सी, एब्सेंस ऑफ मिलिट्री बैकिंग। वेरी गुड।
सर आइडियाज स्ट्रॉन्ग थे लेकिन आर्मी रूलर्स के साथ थी। विदाउट फोर्स डिसीजंस इनफोर्स नहीं हो सके, इसलिए पार्लियामेंट कोलैप्स हो गई। पावर वर्सेस आइडियाज का ये क्लासिक केस हम कह सकते हैं। इसीलिए बच्चों ये वीआईपी एमसीक्यू है। ओके सर। सर सिर्फ आइडियाज काम नहीं करते थे पहले क्या? हाँ बेटा, पॉलिटिक्स में पावर भी जरूरी हुआ करती थी। गॉट इट सर। एमसीक्यू 28 पर चलते हैं बच्चों। विच वॉर कंप्लीटेड जर्मन यूनिफिकेशन? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सर मैं बताऊं? हाँ बेटा। सर ऑप्शन बी, फ्रैंको प्रूशियन वॉर। बिल्कुल सही आंसर बेटा। 1870 टू 71 की वॉर में फ्रांस हार गया था। इसके बाद जर्मन एम्पायर डिक्लेयर हुआ। वॉर ने नेशनलिज्म को फाइनल शेप दिया। और बच्चों ध्यान रखना है, डेट्स या वॉर्स, वॉर्स के नाम, मेन रूलर्स, कौन जीता कौन हारा, ये सब बोर्ड के फेवरेट एमसीक्यू क्वेश्चंस होते हैं। इसीलिए वीआईपी एमसीक्यूज में इनको मैंने इंक्लूड किया है। हाँ सर। सर फ्रांस का रोल नेगेटिव था क्या जर्मनी के लिए? हाँ बच्चों। ओके सर। एमसीक्यू नंबर 29 पे आते हैं। Why was Britain called a strange case of nationalism? वीआईपी क्वेश्चन बच्चों। नोटेड सर। सर मैं करेक्ट आंसर बता दूं? बिल्कुल सर, ऑप्शन सी, ग्रेजुअल नॉन रेवोल्यूशनरी यूनिफिकेशन। वेरी गुड। ब्रिटेन में रेवोल्यूशन नहीं हुआ था, एक्ट्स और पार्लियामेंट के थ्रू नेशन बना, इसलिए यूरोपियन पैटर्न से सबसे अलग देश था और इसीलिए इसे हम स्ट्रेंज केस ऑफ नेशनलिज्म कहते हैं। बहुत बढ़िया सर, समझ गए। वेरी गुड बच्चों। और सुपर वीआईपी 30 सीरीज का लास्ट एमसीक्यू, एमसीक्यू 30 देख लेते हैं बच्चों। विच कंक्लूजन बेस्ट सम्स अप यूरोपियन नेशनलिज्म बाय 1914? 1914 तक यूरोपियन नेशनलिज्म का बेस्ट कंक्लूजन क्या था? सर मैं बताऊं? बिल्कुल बेटा। सर ऑप्शन डी, लेड टू कॉन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स। वेरी गुड। नेशनलिज्म एग्रेसिव हो चुका था, कंपटीशन, मिलिट्रियलिज्म और इंपीरियलिज्म बढ़ गया था। वर्ल्ड वॉर वन इसका अल्टीमेट रिजल्ट था। वेरी गुड बेटा। सर नेशनलिज्म डबल एज सॉर्ड कह सकते हैं? कह सकते हैं बच्चों। एंड लिखते समय इट कुड बी वन ऑफ द बेस्ट फाइनल लाइन फॉर बोर्ड्स। वाओ, थैंक यू सर। वेरी गुड बच्चों। बच्चों अभी बारी है एज यूजुअल 5 बोनस क्वेश्चंस की, क्योंकि बोनस क्वेश्चंस इज इक्वल टू बोनस मार्क्स और बोनस मार्क्स तो सबको पसंद आते हैं ना? यस सर। सर जैसे मारियो को बोनस मिल रहा है वैसे? जरूर बच्चों, बिल्कुल वैसे। ओके सर। तो चलो पहला बोनस क्वेश्चन देख लेते हैं। अब आपके सामने आपकी स्क्रीन पर। ओके सर। बोनस एमसीक्यू 1। Which of the following was the most important outcome of the Napoleonic Code of 1804? नेपोलियनिक कोड ऑफ 1804 का सबसे इंपॉर्टेंट आउटकम क्या था? ऑप्शंस आपके सामने हैं बच्चों। सर ये मैं बताऊंगी? बिल्कुल बताओ बेटा। सर इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ इक्वालिटी बिफोर लॉ। वेरी गुड बेटा। नेपोलियनिक कोड ने फ्यूडल प्रिविलेजेस को एबॉलिश किया था और लॉ के सामने सबको इक्वल डिक्लेयर किया। इसने बर्थ बेस्ड प्रिविलेजेस को एंड किया जो नेशनलिज्म के लिए इसेंशियल थे। वोटिंग राइट्स नहीं दिए गए, इसलिए ऑप्शन सी गलत है बच्चों। मैं इसको स्पेशली बता रहा हूं क्योंकि इसमें बहुत से बच्चे ऑप्शन बी की जगह ऑप्शन सी को सिलेक्ट कर देते हैं, जो कि गलत है। इस बात का ध्यान रखना है। जरूर सर। सर नेपोलियन डिक्टेटर था फिर भी नेशनलिज्म को हेल्प आर्नी है बच्चों, लेकिन रिफॉर्म्स परमानेंट हो गए थे। ओके सर। चलते हैं बोनस एमसीक्यू 2 पर। ओके सर। Which territory was added to the Kingdom of Prussia under the Treaty of Vienna 1815? Treaty of Vienna 1815 के अंडर कौन सा टेरिटरी किंगडम ऑफ प्रूशिया में ऐड हुआ? सर मैं बताऊं? बिल्कुल बेटा। सर ऑप्शन बी, राइनलैंड। बिल्कुल सही जवाब बेटा। ऑप्शन बी, राइनलैंड। बिल्कुल सही बेटा। ट्रीटी ऑफ वियना के अंडर प्रूशिया को राइनलैंड दिया गया। ये इकोनॉमिकली रिच एरिया था जहां कोल और इंडस्ट्रीज थी। लेटर यही रीजन जर्मन यूनिफिकेशन का इकोनॉमिक बैकबोन बना। और बच्चों वीआईपी एमसीक्यू ये जरूर है क्योंकि डेट्स,
ट्रीटी, रीजन एग्जामिनर्स के तो फेवरेट कॉम्बो होते हैं। नोटेड सर, वेरी गुड। सर ज्योग्राफी भी नेशनलिज्म में रोल प्ले करती है क्या? हाँ बच्चों, जर्मनी का केस ज्योग्राफी के बिना तो टोटली इनकम्प्लीट होगा। करेक्ट सर, समझ गए। चलो एमसीक्यू 3 पर चलते हैं। सर बोनस एमसीक्यू 3 जरूर बेटा। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट एक्सप्लेन्स व्हाई द फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट फेल्ड? फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट के फेलियर का बेस्ट एक्सप्लेनेशन क्या था? ऑप्शंस आपके सामने हैं। सर मैं बताऊं? बिल्कुल सर, ऑप्शन सी, रिफ्यूजल ऑफ द क्राउन बाय द प्रूशियन किंग। वेरी गुड। फ्रैंकफर्ट पार्लियामेंट ने जर्मन क्राउन प्रूशियन किंग को ऑफर किया, जो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। उनका कहना था कि वो पहले पीपल का क्राउन एक्सेप्ट नहीं करेंगे। इस रिजेक्शन ने लिबरल नेशनलिज्म के लिमिट्स को एक्सपोज कर दिया था। करेक्ट। और ये हमेशा सिंबॉलिक फेलियर के रूप में सीबीएसई पूछ लेता है बच्चों बोर्ड्स में। नोटेड सर, नोटेड, थैंक यू। सर एक नो से मूवमेंट खत्म? बेटा पॉलिटिक्स में अथॉरिटी एक वर्ड से ही तो डिसाइड हो जाती है। करेक्ट सर। चलो वेरी गुड। अब चलते हैं बोनस एमसीक्यू 4 पर। हाँ सर, ओके। Which element most clearly distinguishes romantic nationalism from liberal nationalism? रोमांटिक नेशनलिज्म और लिबरल नेशनलिज्म के बीच सबसे क्लियर डिफरेंस कौन सा एलिमेंट दिखाता है? सर ये मैं बताऊंगा। बिल्कुल, ऑप्शन बी, फोकस ऑन कल्चरल यूनिटी। बिल्कुल करेक्ट बेटा। रोमांटिक नेशनलिज्म ने फोक कल्चर, लैंग्वेज, ट्रेडिशंस को हाईलाइट किया। लिबरल नेशनलिज्म पॉलिटिकल और इकोनॉमिक राइट्स पर फोकस था। रोमांटिक्स इमोशंस के थ्रू नेशन बिल्ड करना चाहते थे, और कंसेप्चुअल कंपैरिजन के लिए ये वन ऑफ द मोस्ट सॉट वीआईपी एमसीक्यू है बच्चों। ओके सर। सर इमोशन ज्यादा इफेक्टिव थे क्या? नेशन हार्ट से बनती है बच्चों, सिर्फ लॉ से नहीं। और यही वजह है कि रेवोल्यूशंस में लोग इतने सारी तादाद में दिल से जुड़ जाया करते थे। करेक्ट है सर। अब bonus MCQ 5, which is the last MCQ of this session. Okay, sir. Which of the following developments most contributed to the spread of nationalism in Europe? यूरोप में नेशनलिज्म के स्प्रेड में कौन सा डेवलपमेंट सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबल था? सर मैं बताऊं? बिल्कुल बेटा। ऑप्शन सी, एक्सपेंशन ऑफ प्रिंट कल्चर। वेरी गुड। प्रिंट कल्चर ने नेशनलिस्ट आइडियाज को मास लेवल तक पहुंचा दिया था। न्यूज़पेपर्स, पैम्पलेट्स और बुक्स ने कॉमन लैंग्वेज को पॉपुलर बनाया, और आइडियाज एलीट से मासेस तक इसकी वजह से ही शिफ्ट हो पाए थे। बहुत खूब बेटा। सर बिना इंटरनेट के रेवोल्यूशन? बेटा उस टाइम प्रिंट ही तो इंटरनेट का काम कर रहा था। ओ यस, करेक्ट सर, बहुत बढ़िया। अब बच्चों ध्यान से सुनो। एमसीक्यूज सिर्फ चैप्टर हेडिंग्स या टॉपिक से ही नहीं आते, बाकी डेट्स और इंपॉर्टेंट इवेंट से भी डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं। इसलिए कोई भी कॉर्नर हमें मिस नहीं करना है। मैंने आपके लिए यहाँ स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे एक कंप्लीट डेट्स इवेंट्स रिवीजन रेडी किया हुआ है। बच्चों इसको सिर्फ एक बार रीड कर लेना है, और इसको क्विकली मेमोराइज करने के लिए मैंने आपके सामने ट्रिक टू रिमेम्बर भी डिस्प्ले में लगा दी है। बहुत आसान और इंटरेस्टिंग ट्रिक है बच्चों ये, आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। फ्रेंच नैनी टू मतलब 2 बार नैनी का इस्तेमाल किया जाएगा। कैन मेक पीपल रिवोल्ट टू, रिवोल्ट भी 2 बार। मेक प्रेटी फॉर इटालियन जर्मन बटर, फॉर जर्मन बेबीज बेबीज बेबीज, या बेबीज 3 के फॉर्म में भी आप इसको याद कर सकते हो। सो फ्रेंच नैनी टू कैन मेक पीपल रिवोल्ट टू, मेक प्रेटी फॉर इटालियन जर्मन बटर फॉर जर्मन बेबीज 3। ठीक है, थोड़ा सा फनी भी लग रहा होगा। इसमें येलो कलर में आप देखो मैंने मार्क कर दिया है मेक और फॉर, जिसको कि आपको स्किप कर देना है जब आप इसको डिकोड कर रहे होंगे। ईच इनिशियल लेटर ऑफ ईच वर्ड विल हेल्प यू रिकॉल द मेन इवेंट। आप देख सकते हो फ्रेंच नैनी, नैनी से आपके सामने एफ फॉर फ्रेंच और एफ फॉर फ्रेंच रेवोल्यूशन। पहले नैनी के एन से नेपोलियंस रूल है, और दूसरे नैनी के एन से नेपोलियनिक सिविल कोड है। So this is how you can actually learn and memorize
the long sequential events into a very clear and quick form. 2 and 3 here means to be used twice or thrice. इसके अलावा बच्चों आपके लिए एक और बोर्ड फोकस टिप भी मैंने ऊपर येलो बॉक्स में इंक्लूड की है, उसे भी एक बार ध्यान से देख लीजिए। 1789, 1815, 1848 और 1871 के इवेंट्स को ध्यान से देख लेना है, as they are the most repeated years for the respective MCQs. German and Italy unification years are always the areas of high probability MCQs. वाओ सर, तो बच्चों है ना इंटरेस्टिंग और मजेदार? ट्रू सर, बड़ा इजी लग रहा है अब तो रिमेम्बर और चुटकियों में याद करा देने वाली ट्रिक भी। सच में सर मजा आ गया। बहुत बढ़िया बच्चों, बहुत बढ़िया एंड थैंक्स। जो बच्चे इसे डिटेल में समझना चाहते हैं वो वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ सकते हैं, सोच सकते हैं और कनेक्ट कर सकते हैं। और इस रिवीजन को और ज्यादा मीनिंगफुल और मजेदार बनाने के लिए मैंने इन्हीं डेट्स और इवेंट से नेक्स्ट 10 एमसीक्यूज भी ऐड कर दिए हैं बच्चों, आपके सामने स्क्रीन पर, वो भी सॉल्यूशंस के साथ, जिसे आप इजी वे में अपनी प्रिपरेशन को चेक कर सकते हो और स्ट्रॉन्ग बना सकते हो। आपके सामने 10 के 10 MCQs exclusively based on the chart that you saw, which is based on dates and events and the names. इसके साथ ही साथ आप सॉल्यूशंस को भी यहां से क्रॉस चेक कर पाएंगे। वाह सर, क्या खूब हेल्प की है आपने, पूरे चैप्टर को टर्बो स्पीड से रिवाइज करा दिया, जैसा आपने राइज ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया चैप्टर 2 को करवाया था। सारे एमसीक्यूज सीधे दिमाग और दिल में बस गए हैं सर। बच्चों याद रखना, बोर्ड्स में मार्क्स लक से नहीं, ये आते हैं स्मार्ट रिवीजन और प्रैक्टिस से। ओह थैंक यू सर, थैंक यू रियली सो मच सर। ये बहुत अच्छी टिप और ट्रिक है और सर बहुत मजा आया इस सेशन में, बिल्कुल माइंड रिफ्रेशिंग था सर। थैंक यू बच्चों। बच्चों चैप्टर को समझना है मस्त ध्यान से, एमसीक्यूज का फंडा याद करो दिलो जान से, रिवीजन करो स्मार्ट और फुल एनर्जी से, बोर्ड के मार्क्स मिलेंगे आपको इसी टॉप स्ट्रेटजी से। अमेजिंग सर, वंडरफुल सर, थैंक यू बच्चों, थैंक यू। तो बच्चों पढ़ो स्मार्ट, रिवाइज फास्ट और बोर्ड में टॉप करो, क्योंकि ये जर्नी सिर्फ मार्क्स की नहीं, ये है कॉन्फिडेंस, क्लैरिटी और फुल मार्क्स का फॉर्मूला। बच्चों आपके लिए और भी बहुत सारी वीडियोस मैंने अपने चैनल सोशल बाई कुमार पर ऑलरेडी अपलोड कर रखी हैं, बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है, प्ले करना है और टेंशन की छुट्टी कर देनी है। सिंपल सर, बहुत अच्छा। हाँ सर, वेरी ट्रू सर। सर दिस प्लेलिस्ट इज अमेजिंग। हाँ सर, मैं हमेशा इसको विजिट करता हूँ। सर इसमें और वीडियोस लोड कीजिए, बहुत मजा आता है आपकी वीडियोस में। ऑन इट बच्चों, आई एम टोटली ऑन इट एंड थैंक्स। आगे बढ़ते हैं। ओके सर, तो आज का फुल चैप्टर रिवीजन तो हो गया, कल फिर मिलेंगे एक और धमाकेदार वीआईपी एमसीक्यू सुपर 30 सीरीज की वीडियो के साथ। और हाँ बच्चों, सब्सक्राइब बटन प्रेस करना नहीं भूलना है, क्योंकि जब एग्जाम्स करीब होते हैं टीचर का साथ सबसे जरूरी होता है, और आप सभी मेरे डियर स्टूडेंट्स के लिए टॉप करना गारंटीड है, क्योंकि कुमार सर हमेशा आपके साथ हैं। पढ़ो स्मार्ट, सोचो स्मार्ट, कुमार सर के साथ। और बच्चों आपके कुमार सर की गई मेहनत को एप्रिशिएट करने के लिए YouTube ने अब 2 स्पेशल फीचर्स ऐड कर दिए हैं। अब आपको मेरे हर वीडियो पर हाइप और थैंक्स दोनों ऑप्शंस दिखाई देंगे। अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आपकी प्रिपरेशन को जेन्युइनली हेल्प कर रही हैं, तो वीडियो को हाइप करके उसे ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचने में मदद जरूर करें बच्चों। और थैंक्स ये सिर्फ एक बटन नहीं है, ये एक छोटा सा गेस्चर है जो टीचर को बताता है कि उनकी मेहनत नोटिस की जा रही है और जो पढ़ाया जा रहा है
वो आपके काम आ रहा है। आपका एक थैंक्स पे क्लिक अपने आप में बहुत कुछ कह देता है बच्चों। टीचर को थोड़ा सा इंकरेजमेंट, थोड़ी सी एनर्जी, बिल्कुल ऑप्शनल है ये, अपनी मर्जी से, लेकिन दिल से दिया हुआ। मेरी टीचिंग, गाइडेंस और ब्लेसिंग्स हमेशा आपके साथ है बच्चों। तो अब सेशन एंड करते हुए आप देख रहे थे सोशल बाई कुमार। पढ़ो स्मार्ट, सोचो स्मार्ट और टॉप करो बोर्ड स्टाइल कुमार सर के साथ। मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, stay focused, and God bless.